कोमल हमेशा से ही एक डिटेक्टिव बनना चाहती थी, लेकिन उसके पापा की अचानक मौत हो जाने से उसकी मम्मी ने उसकी शादी करवा दी और उसका ये सपना बस एक सपना बनकर रह गया। और अब पूरा दिन वो टीवी पर सावधान इंडिया ही देखा करती और ये देखकर एक दिन उसकी सास अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, क्या तू पूरा दिन ये देखती रहती है सावधान इंडिया और कुछ नहीं आता कि टीवी पर? जैसे सास बहू का कोई नाटक ही देख ले या फिर कोई कॉमेडी शो। अरे माँ जी, सास बहू और कॉमेडी शो में जो मजा नहीं है ना, वो मजा है सावधान इंडिया देखने में। इसमें जीवन में कौन अपना है और कौन पराया, इसका पता चल जाता है। अरे देखो तो, बात तो ऐसे कर रही है जैसे कितने लोगों ने इसे धोखा दे दिया हो। चल जल्दी से स्टार प्लस का लगा, मुझे गोपी बहू वाला नाटक देखना है। आज कोकिला गोपी को थप्पड़ मारेगी। नहीं माँ जी, मुझे ये वाला एपिसोड देखना है। इसमें अभी खूनी का पता चलने ही वाला है, बस इसके बाद आप देखते रहना जो आपको देखना है। अरे मुझे वो देखने दे पहले, वरना गोपी को थप्पड़ खाते हुए मैं नहीं देख पाऊंगी। इतना कहकर दोनों ही टीवी के रिमोट को लेकर लड़ाई करने लगते हैं और छीना झपटी में टीवी का रिमोट नीचे गिरकर टूट जाता है। ये देखकर चारू कहती है, अरे नासपिटी, ये क्या कर दिया? टीवी का रिमोट ही तोड़ दिया। अब मैं टीवी कैसे देखूंगी? अब तक तो गोपी को कोकिला ने थप्पड़ भी मार दिया होगा। माँ जी, ये सब आपकी वजह से ही हुआ। अगर आप जिद ना करती और मुझे सावधान इंडिया देखने देती तो रिमोट नहीं टूटता। अरे गलती तेरी है, तूने जिद की थी इसीलिए रिमोट टूट गया, समझी? इतना कहकर दोनों लड़ने लगती हैं और ऐसे ही कुछ दिन और उनका टीवी का रिमोट ठीक नहीं होता तो वो दोनों घर में बैठी हुई बोर हो जाती हैं और बिना सावधान इंडिया देखे कोमल का समय ही नहीं निकलता था। इसीलिए एक दिन कोमल पड़ोस की रोशनी के घर जाकर कहती है, अरे रोशनी दीदी, कैसे बाहर बैठी हो? लगता है घर का काम हो गया है आपका। हाँ सही समझी तू कोमल, अभी अभी घर का सारा काम करके हटी हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा कैसे आना हुआ आज हमारे घर? कुछ नहीं दीदी, वो क्या है ना, कुछ दिन पहले हमारे टीवी का रिमोट टूट गया और अब घर में बोर हो रही हूँ। आपको तो पता ही है कि मेरी सास कैसी सठियाई हुई है। उससे दिमाग मारना मतलब पत्थर से दिमाग मारने जैसा है। इसलिए थोड़ा सा बाहर निकल आई और कुछ दिनों से सावधान इंडिया भी नहीं देखा तो और ज्यादा अजीब लग रहा है। अरे अगर ऐसी बात है तो चलो मेरे घर, मैं देखा लाती हूँ। हमारे घर टीवी बंद ही रहता है ज्यादा समय तक। तुम्हें देखना है तो देख लो सावधान इंडिया। अरे दीदी, तुम कितनी अच्छी हो। चलो अब इतना कह ही रही हो तो देख लेती हूँ आपके घर में ही सावधान इंडिया। इतना कहकर कोमल रोशनी के कमरे में चली जाती है और बैठकर टीवी में सावधान इंडिया देखने लगती है। और यूं ही सुबह से शाम हो जाती है और कोमल वहाँ से हिलती भी नहीं है। वहीं दूसरी ओर चारू कोमल का इंतजार कर रही थी कि सुबह की गई कोमल अब तक वापस क्यों नहीं आई। फिर वो बाहर जाकर कोमल को तलाशते हुए रोशनी को जाता देख उससे कहती है, अरे रोशनी, जरा यहाँ आ तो। मैं पूछ रही थी कि मेरी बहू कोमल बाहर गई थी सुबह से, अभी तक आई नहीं है। तूने उसे देखा क्या? अरे आंटी जी, कहीं क्या देखूं उसे, वो तो सुबह से मेरे घर में ही टीवी में चिपकी हुई है और सावधान इंडिया देख रही है। अरे वो तो थकी ही नहीं, पर मैं जरूर थक गई हूँ तो बाहर आ गई थोड़ा सा घूमने के लिए। अच्छा, तो वो महारानी वहाँ बैठी है, इसे तो मैं अभी बताती हूँ जाकर। इतना कहकर चारू रोशनी के साथ उसके घर जाती है। वो कोमल को टीवी से नजरें टिकाकर बैठे हुए देखकर कहती है, बहू तू यहाँ बैठी है? कम से कम मुझे बता कर तो जाना चाहिए था ना कि कहाँ जा रही है। मैं तुझे हर जगह कब से ढूंढ रही हूँ और तू मुझे कहीं मिली ही नहीं। वो माँ जी माफ करना, मैं तो बाजार ही जाने वाली थी, लेकिन रास्ते में मुझे रोशनी दीदी दिख गई तो उनसे बात करने लगी और फिर टीवी देखने लगे हम दोनों। अच्छा ठीक है बहू, कोई बात नहीं। अब घर चल, शाम हो गई है, खाना भी तो बनाना है ना और काम भी है घर में। वैसे मन तो नहीं है सावधान इंडिया को छोड़कर घर जाने का, पर कोई बात नहीं, बाकी का कल आकर देख लूंगी, है ना रोशनी दीदी? हाँ हाँ ठीक है, कल आ जाना। इतना कहकर दोनों सास बहू अपने घर वापस आ जाती हैं और कोमल की ये हरकत देखकर चारू कहती है, अरे बहू, तुझे शर्म नहीं आई पड़ोसन के घर में सुबह शाम बैठकर टीवी देखने में? माँ जी, टीवी देखने में कैसी शर्म? और आपको पता है बहुत अच्छा एपिसोड था। उसमें ना एक सास ने अपनी बहू को टीवी देखने की वजह से मार दिया था और बस उसका एंड होने ही वाला था कि आप आ गई मुझे बुलाने। अरे पागल, तुझे समझ भी आ रहा है तूने आज ये क्या किया है? पड़ोसन के घर बैठकर टीवी देख रही है, वो भी पूरे दिन। शर्म नहीं आई अपनी सास की बेइज्जती करवाते हुए? अरे माँ जी, आपको मुझसे जलन हो रही है ना कि मैंने टीवी देख लिया और आप नहीं देख पाई। हे भगवान, अब मैं इस बंद अक्ल को क्या समझाऊं? मेरी कोई भी बात इसके दिमाग में सीधी जाती ही नहीं है और देखने चल देती है सावधान इंडिया। इतना कहकर चारू घर में चली जाती है और अब कोमल को लगता है कि उसकी सास बिन बात के ही उसके पीछे पड़ी रहती है
और वो मन में सोचती है, आजकल माँ जी मुझे बहुत उल्टा सीधा कहने लगी हैं। कहीं वो भी सावधान इंडिया वाली उस सास की तरह ही तो मुझे मारने की नहीं सोच रही ना, जैसे कि उसने अपनी बहू को टीवी देखने के चक्कर में मार दिया था। अब तो माँ जी से बचकर रहना पड़ेगा। इतना कहकर कोमल अपने कमरे में चली जाती है। और फिर अगली सुबह जब कोमल अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसके कमरे में किसी की दस्तक होती है। और इस बात का एहसास कोमल को भी हो गया था कि उसके कमरे में कोई है। वो सोने का नाटक करती है। तभी एक परछाई उसकी ओर बढ़ती है, जिससे कि कोमल को लगता है कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। तभी वो एकदम से उठ जाती है और देखती है कि उसकी सास हाथ में डंडा लिए वहाँ खड़ी है। और ये देखकर कोमल कहती है, ये क्या है माँ जी, आप मुझे मारना चाहती हैं? हाँ, तूने सही कहा, मैं तेरी जान ले लूंगी। तुझे बहुत शौक है ना सावधान इंडिया देखने का, अब तू कभी नहीं देख पाएगी सावधान इंडिया। इतना कहकर चारू कोमल पर डंडे से वार कर देती है और उसको लगातार डंडे से मारती रहती है। और कोमल जोर जोर से चिल्लाती है। तभी उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि उसकी सास उसके सामने खड़ी थी, जो कि उसे नींद में चिल्लाते हुए देखकर कहती है, अरे ओ नालायक, क्यों नींद में इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है? क्या कहा नींद में? वो डंडा कहाँ गया और मेरे सर का खून? कौन सा डंडा, कौन सा खून, क्या बके जा रही है? जाकर घर का काम कर। तेरे बाप का घर नहीं है ये, जो तू 11 बजे सोकर उठेगी और मैं तेरी आरती उतारूंगी। हाँ माँ जी, आती हूँ। इतना कहकर चारू वहाँ से चली जाती है और कोमल खुद से बातें करते हुए कहती है, अरे बाप रे, ये तो सपना था। लेकिन कहते हैं कि सुबह के सपने अक्सर सच होते हैं। जैसे शादी से पहले मैंने सपना देखा था कि मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, और सच में मेरी सास खड़ूस है। कहीं ये सपना भी सच ना हो जाए, बच कर रहना पड़ेगा अब तो। इतना कहकर कोमल उठकर मुंह हाथ धोने चली जाती है। लेकिन अब कोमल को यकीन होने लगा था कि उसकी सास उसे मारने की फिराक में है, और अब वो पल पल अपनी सास पर नजर रखती। एक दिन कोमल की सास किचन में सब्जी काट रही थी और कोमल कुछ बना रही थी। तभी चारू गुस्से में चाकू लिए कोमल की ओर बढ़ती है और ये देखकर कोमल बहुत घबरा जाती है और कहती है, ये क्या, माँ जी तो सच में मुझे मारना चाहती है। अब मैं क्या करूँ? नहीं माँ जी, मैं आपको आपके इस गंदे मंसूबे में कामयाब नहीं होने दूंगी। इतना कहकर कोमल चारू के हाथ से चाकू छीनकर दूर फेंकती है और चारू के एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। और ये देखकर चारू कहती है, तेरी ये हिम्मत, तूने मुझे थप्पड़ मारा, अब तेरी खैर नहीं। माँ जी, मैंने तो आपको थप्पड़ ही मारा है, आप तो मेरी जान लेना चाहती थी, मुझे सब पता है। क्या कहा? तेरी जान लेना चाहती हूँ? पागल हो गई है क्या? सावधान इंडिया का तेरे सर पर भूत सवार हो गया है और तुझे मैं तेरी दुश्मन लगती हूँ? हाँ, सही कहा आपने। मैंने देखा था सावधान इंडिया में सास ने अपनी बहू को ऐसे ही चाकू से मारा था, और अब आप भी मुझे ऐसे ही मारना चाहती हो। तू पागल हो गई है क्या? मैं तो वो प्याज काटने के लिए लेने आई थी जो तेरे पास रखी है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अपनी सास को एक खूनी समझ लिया। माँ जी, मुझे माफ कर दो। लगता है सच में सावधान इंडिया देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया है। आज के बाद मैं कभी नहीं देखूंगी सावधान इंडिया। निहारिका अपने ससुराल में कदम रखती है। उसकी ननद मानसी उसका स्वागत करती है और सास माया उसको बड़े प्यार से घर के अंदर लाती है। जिसके बाद निहारिका कहती है, माँ जी, आपने और मानसी दीदी ने बहुत प्यार से मेरा स्वागत किया। देखना, मैं इस घर को इतने प्यार से संभाल के रखूंगी। बस बहू, तेरा ही आसरा है हमें, क्योंकि तेरी ननद की कुंडली में यही लिखा है कि जब उसकी भाभी आएगी तभी उसकी शादी के योग बनेंगे। अच्छा माँ जी, ऐसी बात है। वैसे मैं इन कुंडली वगैरह को नहीं मानती, लेकिन आप कहती है तो देखते हैं। मैं आ गई हूँ इस घर में, अब मेरे आने के बाद क्या बदलता है। निहारिका के आने के अगले दिन उसके पति राघव को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है। जिसके कुछ दिनों बाद माया अपने खानदानी पंडित को घर बुलाती है और अपनी बेटी मानसी की कुंडली एक बार फिर दिखाती है, जिस पर पंडित जी कहते हैं, अरे माया बहन जी, मैंने ऐसी कुंडली आज तक नहीं देखी। इतने उतार चढ़ाव तो पहाड़ पर नहीं होते जितने आपकी बेटी की कुंडली में है। क्या हुआ पंडित जी? ऐसा क्या है ननद जी की कुंडली में? माँ जी ने मुझे बताया था, आपने पहले कहा था भाभी के आने से कुंडली का दोष मिट जाएगा। अब क्या दिक्कत है फिर? हाँ पंडित जी, बताइए। बेटा, तुम्हारी ननद का अब सबसे बड़ा दोष ही तुम हो। मतलब अब तुम्हारी ननद की शादी तब तक नहीं होगी जब तक तुम उसके लिए एक ऐसा वरना ढूंढो जो 4 पैरों से चलता हो। 4 पैरों वाला वर?
क्या मतलब है आपका पंडित जी? मैं किसी कुत्ते से शादी करूं क्या? हाँ बेटा, ऐसा ही कुछ समझो। और ऐसे वैसे कुत्ते से नहीं, बल्कि उस कुत्ते से जिसे तुम्हारी भाभी ढूंढेगी। और हाँ, तुम्हारी बारात धूमधाम से आएगी, तभी तुम्हारा दोष हटेगा और तुम्हारी शादी किसी इंसान से हो पाएगी। पंडित जी, ये आप क्या कह रहे हैं? पागल तो नहीं हो गए? ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। दीदी, आपकी शादी इंसान से ही होगी। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे भी इसका दोष तुम्हारी वजह से उतरेगा, और नहीं उतरा तो संकट तुम पर ही आएगा, वो भी मृत्यु का। इसीलिए तुम चाहो तो अपनी जान की कुर्बानी देकर अपनी ननद की शादी करवा दो इंसान से। क्या मेरी जान जाएगी अगर उपाय नहीं हुआ तो? अब तो दीदी आपकी शादी होकर रहेगी कुत्ते से। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मरना इतनी जल्दी। बहू, मैं भी अपनी बहू को खोना नहीं चाहती, इसलिए मानसी बेटा तैयार हो जा। बेचारे मानसी, उसके पास कोई और चारा नहीं बचता और अब निहारिका अपनी ननद के कुंडली का दोष मिटाने के लिए गली गली घूमकर एक सुंदर और सुशील और आज्ञाकारी कुत्ते की तलाश करती है। और किस्मत से उसे एक कुत्ता मिल जाता है, जिसे लेकर वो घर आती है और अपनी सास और ननद को आवाज लगाकर कहती है, माँ जी, ननन जी कहाँ हो? जल्दी आओ, देखो मैं किसको लाई हूँ अपने साथ, नंदोई जी को। आओ मिलो अपने दामाद से। निहारिका की आवाज सुनकर मानसी और माया नीचे आते हैं और निहारिका को एक कुत्ते के साथ देखकर कहते हैं, बहू क्यों भौंक रही है? मेरा मतलब चिल्ला रही है। चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? ननन जी की कुंडली के दोष की वजह से मेरी जान अटकी पड़ी है। इसीलिए देखिए, मैं आपके दामाद और ननन जी के पति को ले आई हूँ। इसका नाम है काशी। ये हमारी 3 गलियां छोड़कर चौथी गली का कुत्ता है। बताइए दीदी, कैसी लगी नंदोई जी? भाभी, माना आपको मेरी कुंडली दोष से छुटकारा पाना है तो कम से कम कोई अच्छी ब्रांड वाला कुत्ता तो ले आओ। ये क्या गलियों के आवारा कुत्ते पकड़ के ला रही हो? हाँ हाँ, बोल तो आप ऐसे रही हो जैसे आपको कुत्ते के साथ जिंदगी बितानी है। बता दो, बितानी है तो ले आऊंगी। भाभी आप भी ना। बहू जब इसे ले ही आई है तो कुछ खिला पिला दे, फिर अच्छा सा मुहूर्त देखकर शादी करवा देंगे इसकी, ताकि कुंडली दोष खत्म हो तेरी ननद का। अब जिनका होने वाला पति हो वही कुछ खिलाए। निहारिका की बात सुनकर मानसी ना चाहते हुए भी उस कुत्ते की खातिरदारी करती है और पंडित जी से अगले 2 दिन बाद की शादी का मुहूर्त निकलवाती है। अब 2 दिन बाद जब बारात का समय होता है तो निहारिका अपने कुछ पड़ोसनों के घर उनको बुलाने जाती है और जब सब आ जाती है तो उन सब में से विमला नाम की एक औरत निहारिका से कहती है, अरे माया की बहू, तूने हमको क्यों बुलाया है? कोई जरूरी काम है क्या? हाँ आंटी, वो क्या है ना, मेरी ननन की शादी है और लड़के वालों की तरफ से कोई नहीं है, लड़का अकेला है। इसीलिए आप सब बाराती बनकर उनकी बारात में चल लीजिए। अरे रे, लड़का बेचारा अपनी शादी के दिन बिना परिवार के कितना अकेला महसूस कर रहा होगा। कोई नहीं बहू, हम चल लेते हैं। कहाँ है लड़के का घर और नाम क्या है? बस चौथी गली का घर है, वहीं से आएगी बारात हमारे घर। चलिए, मैं भी बारात में आपके साथ आऊंगी। निहारिका सभी औरतों को साथ लेकर चौथी गली में जाती है, जहां वो उस कुत्ते काशी के पास रुक कर कहती है, लो आ गए लड़के के घर, अब इसको तैयार करके बारात निकालनी है। अरे बहू, लड़का कहाँ है और तू ये फुटपाथ पर हमको लेकर क्यों खड़ी हो गई है? ये रहा लड़का काशी। इस कुत्ते का नाम काशी है और इसकी शादी मेरी ननन से है। मेरी ननन की कुंडली में दोष है जिसे मैं उतार सकती हूँ, उनकी शादी कुत्ते से करवाकर। इसीलिए अब चलिए, इनको तैयार करिए। हाय राम, कहाँ फंस गए? कुत्ते का रिश्तेदार बना दिया इस माया की बहू ने तो। बेचारी पड़ोसनी निहारिका की वजह से उन्हें एक कुत्ते को दुल्हा बनाकर तैयार करना पड़ता है और फिर उसकी बारात को धूमधाम से लेकर जाया जाता है। सारा मोहल्ला हंसता है ये सारा नजारा देखकर, लेकिन निहारिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको तो बस अपनी ननद का दोष हटाना था ताकि उसकी जान न जाए। और वो काशी की बारात लेकर अपने घर आती है, जहाँ पंडित जी कहते हैं, वर को यहाँ बैठाइए। जाओ नंदोई जी, वहाँ जाकर बैठो, आपकी दुल्हन आती होगी। माया बहन, ये कैसी शादी करवा रही हो अपनी बेटी की? अरे आज के समय में कौन मानता है कुंडली दोष? मुझे तो तुम्हारी बहू पर अचंभा है, इतनी पढ़ी लिखी होकर भी अपनी ननद की कुंडली दोष को सच मान रही है। जब अपनी जान पर बात आती है ना, तो सब सच मानना पड़ता है। पंडित जी, आप मंत्र उच्चारण शुरू करिए। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण शुरू करते हैं
जिसके बाद मानसी को नीचे लाया जाता है। मानसी अपने घर में इतने लोगों को देखकर सहम जाती है और खुद से कहती है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। इस घर में पहले तो माँ ही माँ थी जिनको इतना अंधविश्वास था, अब भाभी भी उनके साथ मिल गई। कोई ये नहीं सोच रहा कि मेरी क्या हालत है, कितनी बदनामी होगी मेरी अगर मेरी कुत्ते के साथ शादी की वीडियो वायरल हो गई तो। मानसी ये सब बातें अपने मन में सोच रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। तभी जब वो मंडप में आती है तो वहाँ मौजूद कैमरे वाला मानसी से कहता है, मैडम यहाँ देखिए जरा, और अपने सोने वाले पति को भी बोलिए जरा इधर देखे। मुझसे और नहीं सहा जा रहा। मानसी बेचारी सब कुछ चुपचाप सहन कर रही थी, लेकिन इतने में ही वहाँ निहारिका का पति राघव, जो शादी के अगले दिन ही काम से बाहर गया था, वो अपने घर आता है और घर में ये तामझाम देखकर और अपनी बहन को कुत्ते के साथ मंडप में बैठा देखकर कहता है, क्या हो रहा है ये यहाँ? मानसी, क्या है ये सब? अपने भाई को देखकर मानसी रो पड़ती है और भागकर उसे गले लगा लेती है। साथ ही सब कुछ अपने भाई को बताती है, जिसके बाद राघव निहारिका को एक थप्पड़ मारकर कहता है, तुम इतनी अंधविश्वासी निकलोगी मैंने सोचा भी नहीं था। तुमसे शादी इसलिए की थी ताकि तुम माँ के अंधविश्वास को खत्म करो, लेकिन यहाँ तो तुम पर बात आई तो तुमने खुद ही विश्वास कर लिया। अरे अगर मेरी बहन की कुंडली में 1000 दोष भी हुए होते ना, तो भी मैं उसकी शादी किसी कुत्ते से नहीं करवाता। और रही बात भाभी पर दोष आएगा तो ठीक है, मैं तुम्हें तलाक देकर इसकी भाभी होने के हक से आजाद करता हूँ। नहीं राघव, आप ये सब क्यों बोल रहे हैं? मैं तो बस ननद जी की कुंडली का दोष हटाने के लिए ये सब कर रही थी। दोष उसकी कुंडली में नहीं, आप सबकी सोच में है। मेरी बहन का मजाक बनाने में लगे हो। ये सब अभी के अभी बंद करो, और पंडित जी आप दोबारा मेरे घर आए तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। राघव अपनी बहन को इस ड्रामे से अलग ले जाकर संभालता है, जिसके बाद निहारिका और माया भी मानसी और राघव से माफी मांगते हैं और बहुत मिन्नतों के बाद राघव उनको दूसरा मौका देता है, जिसके बाद वो दोनों ही कभी अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाते। सुनहरी एक समझदार लड़की थी। वो अपने परिवार को अच्छे से संभाल कर रखती थी। एक दिन सुनहरी किचन में खाना बना रही थी, तभी उसकी सास नीलम उसके पास आकर उससे कहती है, बहू सावन आने वाले हैं तो सावन के सोमवार का व्रत रखेगी ना। लेकिन सावन के सोमवार का व्रत तो कुंवारी लड़कियां अपने होने वाले पति के लिए रखती है ना, और मेरी तो शादी हो चुकी है, तो मैं ये व्रत क्यों रखूं? शादी हो गई है तो क्या हुआ, व्रत रख लेगी तो क्या तेरा कुछ घट जाएगा? लेकिन मुझसे भूखा नहीं रहा जाता, आपको तो पता ही है ना। और वैसे भी सावन के व्रत रखना जरूरी थोड़ी होता है। तू अपना दिमाग मत चला, मैं जो बोल रही हूँ वो कर। मैंने बोला है तो सावन के व्रत रखेगी मतलब रखेगी। नहीं माँ जी, मैं आपकी सारी बातें मानती हूँ, लेकिन आप मेरी एक बात नहीं मान सकती हो क्या? जब व्रत नहीं रखा जाएगा तो क्यों रखना है व्रत? ठीक है, चला ले अपनी मर्जी। मैं कुछ बोल रही हूँ तो ये नहीं कि मेरी बात मान ले और व्रत रख ले। ये आजकल के बच्चे भी ना रीति रिवाज को मानना ही नहीं होता, बस अपनी ही मर्जी चलानी है। नीलम की व्रत वाली बात सुनकर सुनहरी मना कर देती है और कुछ दिनों बाद नीलम का पति अमर घर आता है और नीलम को बुलाते हुए कहता है, यार तुम क्या हो, जब देखो काम ही करती रहती हो। कभी तो अपने पति के लिए भी थोड़ा टाइम निकाल लिया करो। मैं दिखाई भी देता हूँ या नहीं? दूर हटो, माँ जी घर में ही हैं, देख लेंगी वो, थोड़ी तो शर्म करो। हाँ, सबका तुम्हें दिखता है लेकिन अपने पति का नहीं दिखता क्या? माँ जी घर में है और पति भी तो घर में है। तुम क्या बच्चों की तरह मुँह बना रहे हो? इतने बड़े हो गए हो, लेकिन अभी भी तुम्हें बच्चों की तरह ही समझाना पड़ता है। तुम ना ज्यादा दूर मत भागा करो मुझसे। शादी को इतना टाइम हो गया है लेकिन अभी तक तुम्हारे काम ही खत्म नहीं हो रहे। हमेशा ही बिजी रहती हो तुम। हाँ तो आप भी काम कर लो, किसी ने मना किया है क्या अपना काम करने से? जाओ तुम, जब कोई ले आऊंगा ना दूसरी तब मुंह बनाती रहना और तब बोलना कि ले आओ दूसरी। इतना बोलकर अमर नहाने चला जाता है और इसी तरह सुनहरी अपने कामों को लेकर हमेशा अमर से दूर रहती। लेकिन ये सब आखिर कब तक चलता? अमर जहाँ काम करता था वहाँ अमर को एक दीपिका नाम की लड़की बहुत पसंद थी, लेकिन वो कभी उसे कुछ नहीं बोलता था। लेकिन जब सुनहरी ने उसे प्यार देना बंद कर दिया तो वो दीपिका से अपनी दोस्ती बढ़ाने लगा और धीरे धीरे दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई। और कुछ ही दिनों बाद सावन आता है और अमर दीपिका को अपने दिल की बात बताता है और दीपिका से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। अब बस मुझे तुम्हारे फैसले का इंतजार है।
तो बताओ तुम्हारा फैसला क्या है? लो फंस गया एक और बकरा। अब तो इसे हलाल करना है। बड़े दिन हो गए किसी का खर्चा नहीं करवाया है, तो चलो अब शुरू हो जाती हूँ मैं भी। क्या हुआ, तुम कहाँ खो गई? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो मना भी कर सकती हो, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं ये सोच रही थी कि मैं कहाँ रहूँगी। मेरे मालिक मकान ने मुझे आज ही निकाल दिया है सुबह। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम ये सोचती हो कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगी। लेकिन वहाँ कोई परेशानी तो नहीं होगी ना मेरे आने से? नहीं होगी, अगर होगी भी तो मैं देख लूंगा सब कुछ। तुम परेशान मत हो और अपना सामान ले लो और मेरे साथ चलो मेरे घर। इतना बोलकर अमर दीपिका को अपनी पहली पत्नी की सारी बात बताता है और अपने साथ अपने घर लेकर आता है। वहाँ हॉल में ही सुनहरी और नीलम बैठी होती हैं और दोनों अमर के साथ दीपिका को देखती है तो सुनहरी कहती है, ये आपके साथ लड़की कौन है और आप इसे हमारे घर क्यों लाए हैं? इसे मैं प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ, इसीलिए इसे मैं अपने घर ले आया। नहीं, आप बस मेरे पति हो और मुझसे ही प्यार कर सकते हो। बोल दो कि आप ये सब मजाक कर रहे थे। नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। अब से ये इसी घर में रहेगी हमारे साथ। इतना बोलकर अमर दीपिका को लेकर कमरे में चला जाता है और ये सब देखकर नीलम रोती हुई सुनहरी से कहती है, देख लिया, मैं तो पहले ही बोलती थी सावन के सोमवार का व्रत रखा कर पति काबू में रहता है, लेकिन नहीं, महारानी से तो व्रत रखा ही नहीं जाता। माँ जी, अगर मैं व्रत भी रखती ना तो भी अमर जी यही करते मेरे साथ, क्योंकि उन्हें रहना ही नहीं है मेरे साथ, तभी तो दूसरी बीवी ले आए ना। हाँ तो वो दूसरी बीवी लाया है तो तू क्या अब इस घर से चली जाएगी? वो मुआ सावन में पुण्य करने छोड़कर दूसरी औरत उठा लाया और तू यहाँ बैठे बैठे टेस में बहाती रहेगी या कुछ करेगी भी? क्या करूँ मैं, आप ही बताओ ना। अरे पगली, तू इतनी समझदार है, सुशील है, तेरा पति किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता और अब यहाँ वो एक दूसरी औरत को घर में ही ले आया है। हाँ माँ जी, आप सही बोल रही हो, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये सावन में आई सौतन को सावन में ही घर से बाहर निकालना पड़ेगा। हाँ, अब सोचा है तो कर भी लियो, ये नहीं कि फिर किसी कोने में रोने लग जाए। और हाँ, मेरी मान तो सावन के सोमवार के व्रत भी रखना शुरू कर दे। माँ जी, आप बात तो सही बोल रही हो, व्रत तो रखूंगी मैं, लेकिन व्रत रखने से कुछ नहीं होगा। मुझे सावन में इस सौतन को घर से बाहर निकालने के लिए और भी कुछ सोचना पड़ेगा। सुनहरी अब दीपिका को घर से निकालने के बारे में सोचती है और जब भी अमर और दीपिका एक दूसरे के करीब आते तो सुनहरी बीच में आकर उन्हें परेशान करने लगती। ऐसे ही एक दिन अमर दीपिका को अपनी बाहों में लेकर प्यार भरी बातें कर रहा था। तभी उनके कमरे में अचानक से सुनहरी आकर कहती है, अरे अरे, आप दोनों एक साथ क्या कर रहे हो? अभी आप दोनों की शादी नहीं हुई है, थोड़ा तो सब्र रखो ना। हाँ तो हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, आप क्यों बार बार बीच में आ जाती हैं? थोड़ा तो हमें अकेला रहने दीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक अकेला कैसे छोड़ दूं मैं तुम दोनों को? अरे यार तुम जाओ यहाँ से, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे दीपिका से कुछ बात करनी है, बात करके आता हूँ। अरे इतना तो अकेला छोड़ दिया कि तूने मेरे पति को ही हथिया दिया, अब और पता नहीं कौन सा अकेला छोड़ना है। ओ शिट, तुम्हारी एक्स वाइफ तो पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। एक काम करो, तुम मुझे कुछ पैसे दो, मैं पार्लर जा रही हूँ। हाँ हाँ, करवा ले मेकअप, क्योंकि शादी तो तेरी मैं होने नहीं दूंगी। कितने पैसे चाहिए? 50,000। इतने पैसों का कौन सा मेकअप होता है? मेकअप ही करना है या पूरे मेकअप की दुकान लेनी है तुम्हें? तुम इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो? चुपचाप पैसे दे दो। इतने पैसे क्यों ले रही है? पक्का कुछ तो झोल है, पता लगाना पड़ेगा। इतना बोलकर सुनहरी दीपिका का पीछा करने लगती है और वहाँ दीपिका को एक लड़के से गले लगता हुआ देखती है और चुपके से उनकी फोटोज क्लिक करती है। दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले हुए थे और जैसे ही दीपिका घर आती है तभी सुनहरी दीपिका के सामने अमर को फोटो दिखाते हुए कहती है, ये देखो, आपकी प्यार देने वाली और मेरी होने वाली सौतन को आपके पैसे किसी और पर लुटा रही है। नहीं नहीं, ये झूठ है। अच्छा, तुम सच बोल रही हो और ये तस्वीर झूठी है। मुझे कुछ नहीं सुनना अब तुम्हारे मुंह से। मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को छोड़ा और तुम मुझे ही धोखा दे रही हो। आपको अगर मैं बिना कोई सबूत के बताती तो आप तो मेरी बात मानते ही नहीं, क्योंकि इसके प्यार की पट्टी जो बंधी है आपके आंखों पर, इसलिए मैंने इसका पीछा किया और जब ये उस लड़के से मिल रही थी तो फोटो ले ली। सुनहरी, मुझे माफ कर दो, मैंने इस जैसी लड़की के लिए तुम्हें धोखा दिया। क्या तुम मुझे माफ करके एक नई शुरुआत नहीं कर सकती? हाँ बिल्कुल,
मैं आपके बिना तो वैसे भी नहीं रह सकती, और ये 4 दिन के लिए सावन में ये सौतन को मैंने सावन में ही रवाना कर दिया। अमर को भी सब समझ में आता है कि आखिर उसने कितनी बड़ी गलती की है और वो एक गलत जाल में फंसने से बच गया। और सुनहरी ने फाइनली अपनी सावन में आई सौतन को सावन में ही भगा दिया और अब वो अपने पति पर ध्यान देकर उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।